प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं 12वीं कक्षा दिगंत भाग 2 पाठ 9 नामवर सिंह द्वारा लिखित निबंध प्रगीत और समाज के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देना है। यह जो निबंध है तो बार बार हमेशा एक ही बार नहीं, बार बार मैं बच्चे पुनरावृत्ति के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जरूर कवि, लेखक का नाम, विधा का नाम, पाठ का नाम हमेशा एक बार जरूर देखते रहें, पढ़ते रहें, तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हमें लाभान्वित होगा हमारे बच्चे। तो चलिए, ये हमारा प्रगीत और समाज लेखक हमारे नामवर सिंह द्वारा लिखित है, विधा है, निबंध। पूछता है कभी कभी हमारे बोर्ड परीक्षा में कि प्रगीत और समाज किस प्रकार की विधा है, तो हमारे बच्चे कहीं भूलवश कहानी लिख देते हैं, यात्रा लिख देते हैं, अन्य जो है, तो जरूर ये विधा निबंध है, निबंध। और ध्यान देना है, यह भी पूछता है कि यह निबंध उनकी किस पुस्तक से ली गई है, तो हमारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जरूर देखते रहना है। यह निबंध उनकी पुस्तक वाद विवाद संवाद से संकलित है। ये प्रगीत और समाज, ध्यान देना है। वाद विवाद संवाद इनकी पुस्तक है जिससे यह निबंध लिखित है। आइए बच्चे, हमारी शुरुआत हो रही है प्रगीत और समाज। इसमें सर्वप्रथम हमारे निबंधकार नामवर सिंह ने पहला चर्चा किया है कि कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। क्यों? पहले मैं बता चुका हूँ बच्चे कि काव्य क्या है, कविता क्या है। तो ध्यान देना है, कविता तो आत्मा की ज्ञान होती है और पारिभाषिक दृष्टिकोण से रसात्मक वाक्यम ही काव्यम, रस से भरा वाक्य ही कविता होती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा प्रगीत और समाज, ये दोनों के बारे में हमारे नामवर सिंह ने निबंध के माध्यम से चित्रण किया है, तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, लेखक बता रहा है कि कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस हो रहा है, किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है और ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठकर भी विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। लेखक का कथन है कि जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरंग के कारण लिरिक अंग्रेजी शब्द है, हमारे बच्चे ध्यान देना है। लिरिक शब्द आया है, लिरिक, इसका हमारा जो है अर्थ है लिरिक अथवा प्रगीत, ये जो है इसी का हमारा अंग्रेजी शब्द है। तो लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है, माने प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत का तात्पर्य काव्य से है। तो हमारे आज चर्चा के लिए इस प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने के लिए एक कारण यह भी है कि मैं समाजशास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती पर इन्हें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह निबंध पर हमारे बच्चों को ध्यान देना है, प्रगीत और समाज। चलिए, लेखक यह कहना चाहता है कि कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक चित्रण का प्रश्न बनता है, वहाँ सामान्य दृष्टि से प्रबंध काव्य और लंबी कविताओं की ओर की जाती है। प्रगीत धर्मी
कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं और न इसकी अपेक्षा की जाती हैं, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार ये अंततः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। काव्य के बारे में बता रहे हैं। चलिए, एक जगह हमारे लेखक ने बता रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य सिद्धांत है आज भी आदर्श भी है और प्रबंध काव्य के रूप में लिखित भी है, क्योंकि प्रबंध काव्य मुक्ति काव्य, ध्यान देना है, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। कभी कभी आ जाता है काव्य में कि प्रबंध क्या, काव्य क्या है, तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि प्रबंध काव्य में हमारे मानव जीवन का एक पूर्ण चित्रण होता है। जैसे हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास ने जो सूरसागर में उन्होंने कविताओं का वर्णन के माध्यम से किया है, तो सूरसागर भी उन्हें इसलिए परिस्मित लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। प्रबंध काव्य और गीत काव्य दो है। गीत काव्य है सूरसागर, और आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप के प्रगीत मुक्तों को लिरिक्स का ही चलन अधिकतर देख करके उसी का जमाना यह बताकर उन्होंने कहने लगे कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ। कोई भी लंबी कविताएं जो भी पढ़ना चाहता है तो उसमें उब जाती है। तो कविताएं वैसी हो जिसने छोटा से छोटा कविताओं में बता रहे हैं जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिलता रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देना चाहिए कि छोटे छोटे प्रगीत मुक्तों में ही संभव, माने मुक्त जैसे 4 पंक्ति का मुक्त काव्य होता है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों को ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों का उद्भावना बंद सी हो गई। इसलिए जो ही प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के महान हमारे कवि हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित निबंध शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिसोला का प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर चित्रण आया है। कामायनी जो है बहुत ही सुंदर उनकी रचना है, जहाँ पर श्रद्धा और मनु और ईड़ा को लेकर तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, बहुत ही हमारे जयशंकर प्रसाद की ये महान रचना है मेरे प्यारे बच्चों। और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी जो राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक महान काव्य सामने आए, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो उन पर संतोष व्यक्त किया उनकी महान काव्यों पर। चलिए आगे हमारे लेखक बता रहे हैं कि मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध जो है गजानन मानव मुक्तिबोध की जो लंबी कविताओं जैसे वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए मैंने आग्रह किया था, और आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं को पूरा एहसास न थी। लेकिन इस बात में मैं न तो संदेह था और न अब संदेह है। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति कि जो भी हमारे समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, इसलिए मैंने सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मैंने गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता को समावेश ऐतिहासिक परिवेश के आधार पर उसमें समाहित थी। इसके बाद मैंने अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं जो हैं बची रहती हैं,
जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उसका भी सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। जो हमारे छोटी छोटी कविताएं हैं गीत काव्य के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में, उसके प्रति हमारे लेखक द्वारा ये रचित निबंध जो है तो प्रगीत और समाज के बारे में बता रहे हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आत्मपरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सदृश से ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। चलिए, यथार्थ का मतलब हुआ वास्तविक चित्रण का हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कराते हैं। ये प्रगीत अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ का अंतर्गत उस मात्रा में घुला लेती है जितना कि उस यथार्थ को इंद्रिय उद्भुक्ता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ और आत्मचरक आत्मपरता के रूप में व्यक्त होता है। यहाँ पर बहुत ही मार्मिक पंक्ति का उद्बोध हमारे नामवर्षी ने किया है कि जहाँ पर प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपने वास्तविक रूप का चित्रण व्यक्त करती है। प्रगीत आगे बता रहे हैं हमारे अन्य जो भी राइटर हैं, अन्य लेखक हैं कि मैं प्रसंगवश यही नागार्जुन को भी स्मरण करता हूँ कि उन्होंने जो भी काव्य लिखा है तो उनकी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मप्रमक जो है प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति क्षण से कम नहीं है। लेकिन जब उनकी रचना विकट तीव्रता प्रगीतों की पर्ची संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है, फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी रचनाओं का वर्णन किए हैं और उसी में प्रेम और ममता की मूरत को लेते हुए अनुभूति का चित्रण किए हैं, चाहे जेल के शिकंजों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रतिनायक का निष्कवच फक्कर व्यक्तित्व उनकी प्रगीतों की विशिष्ट रंग देती है। निश्चित ही सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। हमारे नागार्जुन की कविताएं हैं कालिदास सच बतलाना, अन्य हमारे फुटकर छंदों में भी उनकी कविताएं लिखी गई हैं। आइए बच्चे, प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन का ये उल्लेख चित्रण मिलता है कि यदि कुछ लोगों की भौहें उठे तो तने या कारण सिर्फ यह होगा कि यह नया प्रगीत धर्म कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न है और अपनी वैयक्तिकता में वशिष्ठ, सामाजिकता में सामान्य व्यक्तिवादी न होते हुए भी इन्होंने विशिष्ट व्यक्ति का चित्रण करते हुए अपने समाज से लड़ते हुए सामाजिक कार्य में अपना पूर्ण रूप सहयोग प्रदान किया है। अपनी रचना के माध्यम से दुनियादार न होते हुए भी दुनिया का चित्रण किए हैं। इन्होंने नए प्रगीत इसी पर व्यक्तित्व उनका भरपूर फैल चुका है। आइए बच्चे, आगे बता रहे हैं कि हमारा जो समाज है वह पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में सिर्फ कुछ ही परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न तो बहुत बड़ा है और न क्रांतिकारी है, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रत्यावस्थित जैसे कुछ अवश्य तत्व हैं जिन्होंने हमारे संजोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी की कवियों के द्वारा घटित हुआ है। इनकी रचना के माध्यम से प्रगीत और समाज, लेकिन इसमें पहली की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है।
और इसे भी मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार करना चाहूँगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक है। चलिए, कवि बता रहा है कि आज के हमारे जो भी समाज में कवि या लेखक जो भी रचनाएं का वर्णन कर रहे हैं, तो बिल्कुल निस्संदेह स्वच्छंद रूप से अपना चित्रण करते हैं साहित्य की सृजन करने में। अंदर बता रहे हैं हमारे लेखक नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज कि अंदर न तो वैसे कवियों के लिए, अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्वदृष्टि से मजबूत जो है खूंटा गाड़ने का जिद है, और न बाहर व्यवस्था का एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने का हौसला। रचना के बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है, और इसलिए कोशिश है कि उस अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़ उस शब्दों में बांध लेने की उत्साह है। जहाँ पर कविता का जो भाव आता है उसमें हमारे पकड़ने की प्रवृत्ति है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि न कि रोमांटिक ढंग से व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है, और न अपने अंदर सिमट कर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने का कोशिश कर रहा है, और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग का प्रगीतात्मक के उभार को संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह रोमांटिक गीतों का वापसी नहीं है, और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने का कोई साजिश। चलिए, जो भी स्वच्छंद रूप से हमारे लेखक इसके दृढ़ प्रगीत और गीत के माध्यम से जो नए नए हमारे अन्य कवि हैं उनके विचारों को जो है प्रस्फुटित करते हुए प्रगीत के माध्यम से हमें संबोधित करते हुए बता रहा है। चलिए आगे, कविता का इसका अर्थ इन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी नहीं है, जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में और फिर मैंने बता रहे हैं हमारे नामवर सिंह कि उनकी एक रचना है। बच्चे ध्यान देना होगा, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान में उन्होंने जड़ीभूत सौंदर्य अनुभूति के रूप में इसका जो है तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं है कि यह प्रतीकात्मक छंदों की ओर लौटकर ही अपने विशिष्ट प्रमाणित करे। इधर की कविताओं में इन्होंने धीरे धीरे यह बात की पुष्टि होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन अधिक शक्ति होती है, और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। बहुत ही यहाँ मार्मिक पंक्तियों के माध्यम से हमारे लेखक ने चित्रण किया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कुछ उदाहरण स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करनी है। तो नई प्रगीतात्मक का एक पहलू केदारनाथ सिंह हमारे हिंदी साहित्य के एक महान कवि के रूप में आते हैं, जिनकी कविता से व्यक्त होता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को कि हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। इस भावात्मक शैली में इस शब्दों का बौछार किए हैं। और दूसरा पहलू शरद बिल्लौरे की तय तो यही था। कविता की इन पंक्तियों से हमारे नामवर सिंह ने बताया है कि एक फुटकर छंद में इनकी कविता है, हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया, आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा बाँझ की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है।
यह कविता हमारे एक पंक्ति का माध्यम से एक छंद मुक्त कविता के रूप में हमारे लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो हमारे बच्चे ध्यान देना होगा, यह प्रगीत और समाज जो नामवर द्वारा लिखित निबंध के रूप में आया है, बार बार नहीं पुनरावृत्ति करना चाहिए, लेकिन कुछ वैसे तत्व हैं, कुछ वैसे शब्द आए हैं जिसको हमें पुनरावृत्ति करने की जरूरत है। बेटा विधा, निबंध और वाद विवाद संवाद से इनकी जो रचना प्रस्तुत की गई है